एक हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करना है, और करना भी है तो कैसे करना है, गोल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और हमें लाइक स्टेप वाइज एवरीथिंग जो नहीं पता होता है। वी डू रैंडम इन्वेस्टिंग। पहले 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, और अभी उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 12.5 कर दिया है। तो कहना कि जो 2.5% का जो बढ़ोतरी हुआ है टैक्स में, तो वो लोगों के पॉकेट पे एक इम्पैक्ट करेगा। होता क्या है, जितने भी म्यूचुअल फंड या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, तो आपको क्या है, हर एक आगे की पिक्चर दिखा देता है कि सर मार्केट अभी पिछला 20% का रिटर्न दिया है, 25 का, अभी डेटा इज अवेलेबल। बट प्रैक्टिकल फॉल्स कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, और उसमें क्या करना है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपसे बोलने गया हो कि सर अभी मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, आप अपने पैसे को थोड़ा सा इक्विटी से निकाल के डेट में डाल लीजिए, आइदर यू शुड पुट इट इनटू बैलेंस फंड। ये तो लिक्विड अमाउंट अगर मैं 2-2 लाख इससे निकालता रहूंगा तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, बाकी चीजों की वैल्यू भी ऊपर नीचे जाती रहेगी। तो उसके लिए फिर मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, मतलब व्हाट डू आई डू आफ्टर दैट? चलिए मेरा 2-2 लाख रुपया निकल रहा है, बट कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, बाकी की वैल्यूज चेंज होगी। हाउ डू आई टैकल दोस चैलेंजेस? Hi everyone, I'm Ravi Handa, host of Desi Fire podcast. On this channel, we talk about financial independence, personal finance, early retirement, and everything else related to it. And in this journey, today I'm joined by a friend of mine, Sandeep Nirwan. संदीप को मैं पिछले कुछ 3 या 4 सालों से जानता हूँ, मैं इनको ट्विटर पे फॉलो भी कर रहा हूँ, एंड I really like the sort of content and the advice that he puts out. But officially, he is a financial planner based in Ahmedabad. तो संदीप, थोड़ा सा मेरे को बताओगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, आप क्या सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं? हेलो मिस्टर हांडा, फर्स्ट मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ संदीप निर्वाण, एंड आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सपर्ट वाइज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एंड वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद। और हम लाइक भी अपने इन्वेस्टर्स को हम लोग पूरा होलिस्टिक फाइनेंशियल एंड वेल्थ प्लानिंग एडवाइस करते हैं। एक हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल्स में या कॉलेज में कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करना है, और करना भी है तो कैसे करना है, गोल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और हमें लाइक स्टेप वाइज एवरीथिंग जो नहीं पता होता है। वी डू रैंडम इन्वेस्टिंग। किसी ने बोल दिया स्टॉक्स ले लो, किसी ने बोल दिया म्यूचुअल फंड्स ले लो, किसी ने बोला एफडी अच्छा है। तो होता क्या है, हम मामा से, चाचा से, भाई से, दोस्त से, उनसे पूछेंगे। सो आई डोंट थिंक कि वो एक होलिस्टिक वे में या पूरी तरह से एक प्लान वे में कह सकते हैं, बिकॉज हर किसी का एक अपना नजरिया रहेगा। किसी को स्टॉक्स अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा नहीं। अब हमारे जो ओल्डर एज में दादा परदादा, वो बोलेंगे कि नहीं आप रियल एस्टेट लो, स्टॉक मार्केट तो 1994 में ये क्रैश आया था, डॉट कॉम बबल आया था। तो सबके अपने नजरिए हैं। आज की जनरेशन है जो जेन एक्स, उनसे पूछेंगे आप तो दे आर मोर इंक्लाइन टू स्टॉक्स। तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है कि पूरा पैसा भी स्टॉक्स में नहीं डाला जाए, और पूरा पैसा एफडी में भी नहीं। लाइक वी शुड डू एसेट एलोकेशन। तो वही हम क्लाइंट को सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहता है कि एसेट एलोकेशन पे हम बात करें। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। तो एक बात बताओ, ये जो अभी इस साल बजट आया, और पता नहीं तुमने सोशल मीडिया पे कितना नोटिस किया या नहीं किया, मैंने देखा कि बहुत लोग बहुत सारी चीजों को लेके परेशान थे कि अच्छा हाँ, इस पे टैक्स बढ़ा दिया, इसका इंडेक्सेशन हट गया, ये एलटीसीजी बढ़ गया, और ये सारे काफी सारे चेंजेस हुए हैं। आई एम श्योर वो चेंजेस आपको पता ही होंगे। मेरा सवाल ये है कि ये जो बजट के अंदर चेंजेस आते हैं, इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे, आपके क्लाइंट्स पे कुछ सब्सटैंशियल फर्क पड़ता है क्या? कि आप बजट के बाद में जाके अपने क्लाइंट्स को बोलते हो कि यार बजट में ये हुआ है, अब हमको ये करना पड़ेगा? व्हाट चेंजेस डज अ बजट ब्रिंग टू यू एंड योर क्लाइंट्स? जी, इम्पैक्ट तो इससे पड़ता है। देखिए, अभी होता क्या है कि पहले 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, और अभी उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 12.5 कर दिया है। तो कहना कि जो 2.5% का जो बढ़ोतरी हुआ है टैक्स में, तो वो लोगों के पॉकेट पे एक इम्पैक्ट करेगा। और हालांकि लोगों को पिछले 4 साल में अगर हम कोविड से लेके अभी तक देखें तो बहुत अच्छे गेन्स हुए हैं, लेट इट बी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट।
तो जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इससे किट्टी भरेगी, गवर्नमेंट को एक इमीडिएट फायदा दिख रहा है, बट लोगों के पॉकेट से थोड़ा सा पैसा निकाला जा रहा है ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। फेयर फेयर। बजट के बाद में आपने अपने क्लाइंट्स को कुछ पर्टिकुलर एडवाइजरी भेजी या नोट्स भेजे कि यार ये हो गया है, अब इन चीजों का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा? जी हाँ सर, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है अभी, लाइक 12.5% जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो क्या है कि उसको मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन अवर इनकम। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इनकम थोड़ी हमारी इंक्रीज होगी। लाइक हमने अभी 30,000 पे कैपिटल गेन देना है, लेट्स से आई आई गेट, लाइक कोई इन्वेस्टर है मेरा, उसको 30,000 का कैपिटल गेन आ रहा है, तो उसको अभी 30,000 पे 10% देना है, 3,000। ओके, उसमें 2.5% बढ़ गया है अगर, तो मोटा मोटा देखेंगे तो उसको 750 रुपये और बढ़ता है बस। ठीक है, तो 750 रुपये बढ़ता है, लेकिन अगर उसको, अगर वो उस पैसे को निकालेगा, बुक करेगा उन गेन्स को, तभी उसको टैक्स देना पड़ेगा। इफ यू विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, अगर तो उसको क्या है, जो गेन आज की डेट में हुआ है, बिकॉज इट इज कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग है, तो उसके जो पैसे पे कंपाउंडेड इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। लेट्स से मार्केटिंग जो आज के दिन में दे रहा है जो 20-25% है, बट आइडियली हम इसको 15% पे ही डिस्कस कर सकते हैं। तो 15% का भी अगर डिस्कस करते हैं, तो जो 30,000 का गेन है नेक्स्ट ईयर, उस पर 50% आएगा, तो 50-50, तो इट विल कीप ऑन कंपाउंडिंग। और कभी लॉन्ग टर्म में जाके जब भी वो उन कैपिटल गेन को बुक करेगा, दैट टाइम ओनली ही नीड टू पे टैक्स। तो ये अभी के हिसाब से जरूरत नहीं है इस पे, मतलब ज्यादा चिंता करने की मेरे हिसाब से, और क्योंकि लेटर ऑन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ये टैक्स। मान लिया नहीं कर रहे चिंता सर, कुछ नहीं कर रहे, नहीं खरीद रहे, बेच रहे, बैठते हैं आराम से। बट मेरा जो चैनल है वो प्राइमरीली अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, और सिंस आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे एडवाइस लेना चाह रहा था कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसका आज की डेट में कंसिडरिंग द मार्केट सर्कमस्टांसेस इधर उधर कहीं कहीं जो है ना पैसा पड़ा हुआ है एटसेट्रा। लेट अस अज्यूम कि ही इज 40 years old। मैं अपने ही बराबर का सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैं 40 साल का हूँ, फैमिली है, एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, साल का 20-25 लाख का खर्चा है और 10 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है। एंड अब फ्यूचर में कोई इनकम नहीं होगी, बिकॉज ये अर्ली रिटायरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो 20-25 लाख का खर्चा है, वो खर्चा तो आपका कंसिस्टेंटली होता ही रहेगा। ये मतलब काफी सारे बार ये होता है ना कि अच्छा चलो अभी मत खरीदो, मत बेचो एंड ऑल दैट, बट खर्चा जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है। मैं कैसे अपने इस पोर्टफोलियो को प्लान करूं? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अच्छा हाँ इस पैसे को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्या एसेट एलोकेशन रखा जाए? एक अर्ली रिटायरमेंट के गोल के लिए कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सजेस्ट करेंगे? सी यहाँ पे सबसे पहले तो हमें रूल ऑफ 100 यूज करना पड़ेगा। तो 100 माइनस योर एज, इट मीन्स 60% अमाउंट यू कैन पार्क इनटू इक्विटीज। ओके, अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड रूल, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरा एसेस करना पड़ेगा। लाइक आपका कोई नियर टर्म गोल है, आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, आपका लाइक मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है, बिकॉज आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 6 मंथ तक का हमें इमरजेंसी फंड में रखना है। ओके, तो ये हम निकालने के बाद में, और आप कितना तक प्रोटेक्टेड है अगर कुछ इंसिडेंट होता है, वेदर यू हैव एक्सीडेंटल कवर, वेदर यू हैव लाइफ कवर, हेल्थ कवर, सो वो सारी चीजें हम एसेस करने के बाद में एक ये वाला अमाउंट हमें एक तरफ रखना है। देन वॉट एवर इज रिमेनिंग दैट शुड बी प्लान फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज। तो उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से, जैसे आइडियली अभी 40 इयर्स आपकी एज के हिसाब से ले, तो हमने फिर 60% ऑफ दैट अमाउंट दैट शुड गो टू इनटू इक्विटीज, एंड दैट कैन बी लेटर ऑन, लाइक उसको बाद में फिर हम अलग अलग
फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो देख लेंगे, बट ब्रॉडली स्पीकिंग कि अपना 6 करोड़ रुपया आप इक्विटी में Correct. डाल दीजिए। मैं मानता हूं कि ये इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड और ये जो सारी चीजें ये Okay. अलग हैं। मैं जस्ट ये 10 करोड़ के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं भाई। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह हैं वो सब अलग हैं, जस्ट टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड फॉर दिस पार्ट। तो 6 तो जी मेरा, सो 6 Fixed करोड़ term आउट ऑफ द range. 10 करोड़ goes into equity. What happens to the other 4 crores? Remaining 20% into balance, and then we should put 10% into liquid and 10% into gold and silver. So the asset allocation that you are suggesting, and please correct me if I am wrong, is 60% goes into equity, so 6 crores is pure equity. Then 20% or 2 crores goes into balanced funds, balanced instruments. मेरे को थोड़ा सा पूछना होगा इनके बारे में क्या है, and we'll get into that. Then another 10% is what you are suggesting goes into gold and silver and commodity space के लिए हम लोग उसको मान लेते हैं. And another 10%, which is 1 crore rupees, that goes into the liquid one. चलिए, ये हो गया जी, ये हो गई मेरी आज की स्थिति. अब मेरे को इस साल, अगले साल, हर साल 20-25 के बीच में खर्चा भी करना है, और ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आज की डेट में तो ये हैं, बट 7 दिन में भी वैल्यू जो है वो अलग हो जाएगी, बिकॉज समथिंग विल गो अप एंड समथिंग विल गो डाउन. तो मैं इन दो चीजों को कैसे सॉल्व करूं? आई थिंक लेट्स टेक दिस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो? मैं कैसे इस पोर्टफोलियो से वो अपना 2 लाख रुपया महीना सपोज निकालना है, वो कैसे निकालना? करेक्ट. सो यहाँ पे देखिए, हमने जो आपको जो 10% ऑफ द अमाउंट जो हमने अभी पार्क करा है लिक्विड फंड्स में, ओके, सो उस लिक्विड फंड को यू कैन टेक इट एज ए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. ओके, दैट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, थ्रू दैट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आपको एवरी मंथ आप 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं, 2 लाख रुपए लेना चाहते हैं, जैसे भी उतना अमाउंट का आप every month SW पे करेंगे, that amount will come to your bank account and you can use it in your expenses. तो ये तो हो गया उस लिक्विड अमाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं. तो अब which comes to the next question कि भाई ये तो लिक्विड अमाउंट, तो अगर मैं 2-2 लाख इससे निकालता रहूंगा तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, बाकी चीजों की वैल्यू भी ऊपर नीचे जाती रहेगी. तो उसके लिए फिर मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? मतलब what do I do after that? चलिए, मेरा 2-2 लाख रुपया निकल रहा है, बट कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, बाकी की वैल्यूज चेंज होगी. हाउ डू आई टैकल दोस चैलेंजेस? एग्जैक्टली. सी, अभी हमने जैसे, जब हम सबसे पहले वही पॉइंट पे आ जाते हैं, 100 माइनस योर एज जो हमने बात करी थी, अब हम वहीं पे ही होता क्या है, हमने वहां तो कैलकुलेट कर लिया 100 माइनस योर एज, बट लेटर में क्या है 41, 42 है, सो दैट इक्विटी पार्ट शुड बी रिड्यूस्ड. ओके, सो यहाँ पे हमें 2 चीजें देखनी, एज एन लाइक एक एक्टिव एडवाइजर की तरह. एक तो हो गया एक्टिव फंड मैनेजर, फंड जो आपकी स्कीम्स है वो एक्टिवली होगी, बट हम यहाँ पे खुद को कहते हैं कि हम एक्टिव एडवाइजर है. सो एक्टिव एडवाइजरी में हम आपको क्या करेंगे, लाइक जो आपका बैलेंस फंड है, लेटर अगर हम इसको थोड़ा स्पेसिफिकली बात करें स्कीम वाइज, तो आजकल क्या है, बैफ आ रहा है, बैलेंस लाइक जो डायनेमिकली एसेट एलोकेशन फंड्स है, तो उसको हम बैलेंस एडवांटेज फंड जो डायनेमिकली मैनेज होते हैं. तो उसमें से क्या है, आपका 0.1% जो यूनिट्स है वो 1 साल के बाद में एग्जिट लोड फ्री हो जाता है. ओके, जैसे अभी हम वहां पे आ जाते हैं, हमने 2 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया था बैलेंस एडवांटेज फंड में. ओके, फर्स्ट ईयर तो हमने उसमें से कुछ विड्रॉल नहीं किया. फर्स्ट ईयर वी यूज दैट लिक्विड फंड फॉर आवर एक्सपेंसेस. Then next year onward, what we can do, that whatever amount is left insufficient in that liquid fund, वो हम बैलेंस एडवांटेज फंड से विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज 1 साल के बाद में उसकी कुछ यूनिट्स तो पहले साल में भी फ्री रहती है 0.1%, लेकिन 1 साल के बाद में वो पूरा ही लगभग एग्जिट लोड से फ्री हो जाएगा.
और उतना ही पैसा उसमें हाँ से निकालना है, बिकॉज आइडियली अगर हम एक बात करें तो उसमें 8 से 11% का एक रिटर्न है। अगर मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड भी शिफ्ट होता है तो उसमें प्रोटेक्टेड रहता है, बिकॉज क्या है, वो डायनेमिकली मैनेज होता है। तो वहां से अगर आप 0.9% या 1% के आसपास का एवरी मंथ लेते हैं रिटर्न, तो आपका कैपिटल एक तरह से कैपिटल उतना ही रहेगा, बहुत ज्यादा डेट नहीं पड़ेगा कैपिटल में। और दूसरा क्या है, आपका इक्विटी पोर्शन रिड्यूस होता चला जाएगा धीरे, बिकॉज हाँ यस, जी। उसमें भी थोड़ा सा इक्विटी पार्ट रहता है। ओके ओके। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई आप लिक्विड से पैसे निकालते रहो, फिर थोड़ा बाद में आप बैलेंस से पैसे निकालते रहो। मान लिया, तो मैं इक्विटी से भी तो कभी पैसे निकालूंगा ना, यस, इक्विटी से फिर मैं कब पैसे हाँ, निकालूं? यहाँ आ जाता है। अब इक्विटी क्या है, बिकॉज सी, इक्विटी को हम 1 साल 2 साल के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी को भी। मैं तो कहता हूँ कि 5 साल के लिए भी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। और वहां पे हम्म अगर हम जो हमने 60% पार किया था इक्विटीज में, तो वहां पे हम्म अगर हम देखें स्पेसिफिकली, वहां पे भी फिर हम स्कीम वाइज इन्वेस्ट करेंगे, तो जो लार्ज हम्म कैप ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनमें 5 6 साल, या अगर हमने कोई स्पेसिफिकली जो अपना डिविडेंड ओरिएंटेड स्कीम्स हैं वो लिए, तो 5 6 साल में आप आपको मतलब रिटर्न जनरेट करने लगता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल। क्योंकि मार्केट ओके। अगर लेट्स से पीक पे भी है तो 5 6 साल में लार्ज कैप अगेन दोबारा अपने साइकिल में आ जाता है। बट अगर हम बात करें मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स की, तो वो उनके लिए आइडियली 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अ, अगर हमें ये लग रहा है कि हाँ 5 साल के बाद हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमारा लिक्विड फंड कम हो जाएगा, तो हमें क्या है, पहले से ही फिर अपनी स्कीम स्पेसिफिकली लेके चलनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ पार्किंग दैट 60% अमाउंट। मतलब थोड़ा समझा नहीं मैं यहाँ पे भाई। जो पैसा कंजम्पशन के लिए तो मैं यहाँ पे निकालता रहा अपने लिक्विड से या बैलेंस से स्टार्टिंग के 2 3 इयर्स में। तो मेरा सवाल वही था कि इक्विटी से मान लीजिए मार्केट अच्छा कर रहा है, 2 साल में ही 3 साल में ही, क्या मैं कभी भी इक्विटी से स्टार्टिंग के ईयर्स में पैसा मैं निकालूंगा ही नहीं, इररिस्पेक्टिव की मार्केट कैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है? और 5 साल बाद भी या 10 साल बाद भी, चलो मान लिया मैंने उसकी वैल्यू बढ़ गई, बट मेरे को पैसा निकालना तो होगा ना। सो व्हेन डू आई स्टार्ट विड्रॉइंग, हाउ डू आई यूज दैट इक्विटी मनी? मेरा 60% पैसा पड़ा है भाई वहां पे। ओके, सो यहाँ बात आ जाती है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा बढ़ चुका है, अच्छा गेन, कैपिटल गेन हो चुका है मेरे इन्वेस्टमेंट पे। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक प्रॉफिट बुकिंग, एम आई करेक्ट? नहीं, मैं रीबैलेंसिंग करने की थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि अपना वो जो 60 20 10 10 का था एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में, वो कुछ तो खाते पीता रहा मैं, उसमें से पैसा निकलता रहा, इसलिए वो चेंज हो गया होगा। वैल्यूज भी ऊपर नीचे हुई होंगी, एग्जैक्टली। उसकी वजह से भी चेंज हो गया होगा। सो आई बिलीव देयर वुड बी सर्कमस्टांसेस, और ऐसा मेरे साथ में हो रहा है कि भाई मेरा 2 साल पहले जो पोर्टफोलियो था और आज की डेट में जो पोर्टफोलियो है, शायद 2 साल पहले वो 60% पे इक्विटी थी, बट अब वो इक्विटी बढ़ बढ़ के 65% 70% कुछ भी हो सकती है। तो क्या मेरे को उसको वापस से 60% पे लाने की जरूरत है, नहीं है? हाउ डू आई रीबैलेंस? क्योंकि पैसा उसमें से रीबैलेंसिंग के लिए भी तो निकालना ही पड़ेगा एग्जैक्टली, ना। जरूरत है। देखिए सर, अब ये थोड़े से एडवांस मेट्रिक्स हो जाते हैं फिर, कि हम किस तरह से, अगर हम्म हमें एज एन एडवाइजर, अगर हमें ही क्लाइंट को समझाना है कि सर अभी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, ओवर वैल्यूड है, देन वी हैज टू गो हम्म स्पेसिफिकली ऑन वेरियस मेट्रिक्स, on the basis of price to earning, on the basis of nifty T, if he is invested in large cap fund, तो हमें लार्ज कैप का जो इंडेक्स है उसका प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये मार्केट कैप, लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। तो अगर तो अच्छा। उनकी, तो अब बेसिकली मतलब मार्केट्स के बेसिस पे डिसाइड करके फिर आप रिकमेंडेशंस देंगे, नॉट प्राइमरीली बेस्ड, बिकॉज द अदर स्ट्रैटेजी विच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो इज कि सपोज मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, 50% इक्विटी में डाल दिया, 50% लिक्विड फंड में डाल दिया, प्लेन एक रैंडम में एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, और साल भर जो आपको पैसा निकालना है वो आप लिक्विड फंड से निकालते रहे या जहां से भी निकालना था,
और साल के एंड में आपने वापस जाके रीबैलेंस कर लिया। अगर मार्केट गिर गया होगा तो आप पैसा लिक्विड से मार्केट में डाल दोगे, अगर मार्केट बढ़ गया होगा तो वह पैसा वहां से वहां डाल दोगे। सो यू आर बाइंग एंड सेलिंग एवरी ईयर, so to say. That's one of the ideas that I have heard. नहीं, What you are suggesting is कि ऐसा है आपका, वो at all points of time एक active advisor रहेगा, वो मुझे बताता रहेगा कि अच्छा हाँ चलो इस साल के लिए तो तुमको जो 2-2 लाख रुपया निकालना है, वो एक काम कर हांडा, तुम लिक्विड फंड से निकाल, हो गया जी। अगले साल वापस मीटिंग हुई, इस साल तुम बोलेगा कि अच्छा इस साल निकालना है तो वो तुम अपने बैलेंस से निकाल लो या इक्विटी से निकाल लो या गोल्ड से निकाल लो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दी मार्केट्स आर डूइंग। बट यार इसके लिए तो मेरे को अपने एक्टिव एडवाइजर पे बहुत ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ यार जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बिकॉज यहां तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस की बात हो गई ना भाई। जो मैं 50% वाली बात कर रहा हूं उसके लिए तो तुमने मेरे को बता दिया, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। बट ईयर ऑन ईयर मेरे को कोई एक रिलायबल चाहिए होगा, एक अच्छा वो, एंड ऑल्सो दैट पर्सन हैज टू बी कॉम्पिटेंट कि भाई जो तुम बोल रहा है उसके अंदर सही बात है या नहीं है, वेदर योर रिकमेंडेशंस आर वैलिड और नॉट। हाउ विल आई एज एन इन्वेस्टर even judge how valid or invalid someone's recommendations are? बस जी, सबसे पहला इसमें मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, लाइक ये बहुत जनरल सी बात है और काफी हमारी ऑडियंस इससे कोरिलेट भी कर पाएगी कि होता क्या है, जितने भी म्यूचुअल फंड या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, तो आपको क्या है, हर एक आगे की पिक्चर दिखा देता है कि सर मार्केट अभी पिछला 20% का रिटर्न दिया है, 25 का, एवरी डेटा इज अवेलेबल, ओके। बट प्रैक्टिकल फॉल्स कैसे आएंगे, क्यों आएंगे और उसमें क्या करना है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपसे बोलने गया हो कि सर अभी मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, आप अपने पैसे को थोड़ा सा इक्विटी से निकाल के डेट में डाल लीजिए, आइदर यू शुड पुट इट इनटू बैलेंस फंड। हाँ, ये मैंने देखा है कि जब मार्केट गिरा रहता है तो लोग ये तो कह देते हैं कि सर अभी रहिए, स्टे इन्वेस्टेड, हाँ खरीद ठीक लो। है, खरीद लो और स्टे इन्वेस्टेड, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सबको पता है मार्केट आज नहीं तो 4 साल बाद या 5 साल बाद ऊपर जाना ही जाना है। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड टाइम करेक्शन, ओके। मैं यहाँ से बोलता हूँ इंडेक्स अभी अगले नेक्स्ट 1 ईयर यही रेट पे रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट यही रेट पे रहेगा। तो आइडियली आपको 6 to 7% का लॉस है ऑन योर पोर्टफोलियो, हाँ दैट इज इन्फ्लेशन लॉस। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो पैसा निकाल के एफडी में डाल दूंगा सारा का सारा। यहाँ तो मतलब एक्स का एक्स ही रहेगा, वहां पे वो एक्स का 1.06x 1.07x हो जाएगा एफडी में, बिल्कुल। सो ये हो गया एक पॉइंट। अभी आप जहां तक बात कर रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि माई एडवाइजर इज एन एक्टिव एडवाइजर, तो उसके लिए या तो जो वट एवर जो बता रहा है आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो जिन मैट्रिक्स पे, जिन फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही इज टॉकिंग, सो वो ठीक है कि नहीं है, वेदर ही इज जस्ट मतलब एक अपने सो कॉल्ड एजम्पशंस पे बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट तो बहुत हो गया। बिकॉज जब मार्केट 22,000 पे था निफ्टी, तब भी लोगों को ये लग रहा था कि यस नहीं बहुत बढ़ चुका है, और 23 पे भी लग रहा था, 24 पे भी, 25 पे भी। तो यहाँ पे बात आ जाती है एसेट एलोकेशन। हो सकता है कि एक एक्टिव एडवाइजर या मेरे जैसे, लेट से मैंने ही बोला कि सर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, अपना इक्विटी को थोड़ा डेट में स्विच कर लीजिए। अब मेरे कहने के बाद भी इक्विटी वहां से फिर से बढ़ गया आपके पोर्टफोलियो में, जो इट सपोज टू बी जो इक्विटी में रहना चाहिए था उस पे और थोड़ा सा गेन हो गया। हो सकता है वो मैं भी रॉन्ग हो जाऊं कुछ हद तक, लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें प्योरली एसेट एलोकेशन, तो एक एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से मैं सही हूं, और एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई बात करेगा तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होगी और वो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे आगे जाके उसको लाभ होगा। अंडरस्टूड। बट मान लो वो आपकी ये जो रिकमेंडेशंस हैं और एक्टिव एडवाइजरी का वो रहता है, कई बार ऐसा भी सुनने में
आया है, एंड मैंने खुद ने भी महसूस किया है कि ये जो मैं एक्सेस एक्टिविटी करता रहता हूं और एक्शन लेता रहता हूं, उससे जो है ना वो फायदा होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान ही एग्जैक्टली। हो जाता है। अब हाँ, मैं कोई ऐसे बहुत बड़ा काम तो नहीं करता हूँ कि हाँ जी अरे आज मार्केट टूट गया तो सारा का सारा बेच दिया है, सारा का सारा कर लिया, बट यू नो जो वो बायस है कि अच्छा हाँ मैं कुछ करता हूँ इससे कुछ फायदा होगा, हमेशा फायदा तो नहीं होता है। तो इजंट इट बेटर कि एज एन एडवाइजर कि अच्छा हाँ बॉस ये ले लिया है, अब इसको लेके बाय राइट सिट टाइट अब लेके आप बैठ जाओ, आपको बेचना ही नहीं है। तो वो बैलेंस कहां से आएगा कि अच्छा हाँ इज इट टू मच एक्टिविटी और जीरो एक्टिविटी, उसके बीच में कितना ठीक है एक्टिविटी, वो कैसे हाँ, पता ये लगेगा? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज अभी होता क्या है कि अ, हम मार्केट को टाइमिंग करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा रनअप खो देते हैं कभी कभी। हमें लगेगा कि नहीं यहाँ से, और लाइक जैसे आपने कहा बायसनेस, तो बायसनेस ही है जो एक आदमी को, एक इन्वेस्टर को जकड़े रखते हैं। ओके, रिसेंसी बायसनेस, कोई चीज हमने 100 की खरीदी है और अभी 200 रुपये हो गई तो हमें लगेगा कि बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो 200 के बाद हो सकता है 300 भी हो। अभी आप देखेंगे कुछ फंड्स के एनएवीज 4 डिजिट में हो गया है। ओके, और हम्म। अभी भी लोगों को एक्सपेंसिव लगता होगा, लेकिन जो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, जो आगे का इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ स्टिल इट इज कंफर्टेबल। तो इस बायसनेस को खत्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, लाइक गोल प्लानिंग। ओके, सो गोल प्लानिंग वे में अगर हम जाएंगे तो इट विल किल आवर बायसनेस। हमें अगर लाइक अब नेक्स्ट 5 ईयर में 10 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमें जो भी गोल्स है हमारे, लेट से 15 लाख का गोल है, कोई 20 लाख का गोल है, तो उस हिसाब से हमारा लाइक एक प्लान चॉक आउट करके हम देंगे। और माइट बी कि उसमें हमारे गोल में थोड़ा सा 10% 5% का वो रह जाए शॉर्ट का मिस, तो वो क्या है, वी आर नियर टू गोल, देन वी कैन इंक्रीज अवर टाइम फ्रेम, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग का, तो उससे हमारा हम गोल के पास पहुंच जाएंगे। तो एक लाइक हमें भी अच्छा लगेगा जो इन्वेस्टर है उसके भी आप पे कि हाँ उनको गोल अचीव हो गया है, जो फाइनेंशियल गोल उन्होंने प्लान किया था। बाकी अगर हम मार्केट की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मार्केट का ग्रोथ पर्सपेक्टिव हमें कभी भी लाइक हमारे दिमाग पे हावी हो सकता है, और वो हमें डिसीजंस ये बायसनेस की वजह से गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। और मार्केट में गलत डिसीजन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी गलत डिसीजंस लिए हैं, और डिसीजंस अच्छे गलत मार्केट में चलते रहते हैं, बट हमारा जो गोल है, गोल इंटैक्ट होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। हाँ मतलब सी एज लॉन्ग एज भैया अगर मेरे को ये है कि आई want to be comfortable in my retirement कि मेरे को पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए, that is what my genuine goal is। तो अब वो 12% आ रहा है या 12.5% आ रहा है या 22% आ रहा है, अच्छी बात है, बट मेरा गोल जब तक मीट हो रहा है that should be the करेक्ट। main thing, and I agree completely with you on that कि having clear and cut goals, आधे लोग की तो वही दिक्कत हो जाती है यार, गोल ही गोल नहीं ही समझ में डिसाइडेड आते नहीं है। यार। वो मेरे साथ होता था पहले, तो मैंने देखा है, बट A, try get to the goals, and B, if you have goals, have a proper plan for them. I will come to the mutual fund part of it because that is, you know, the area of your expertise. तो जो आपने वो 20% ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए बैलेंस फंड्स की बात की थी, थोड़ा सा उसके बारे में इन डिटेल बता सकते हैं? कोई आप एग्जाम्पल उसमें से लेके कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे तो प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दोस बैलेंस एडवांटेज फंड्स। सी बैलेंस फंड में अगर आप जो भी पैसा डालते हैं, तो पहले तो अभी कुछ बैलेंस जो डायनेमिकली मैंने बोला है, जो मैनेज होते हैं, तो उसमें क्या है, फंड मैनेजर ही कीप ऑन रोटेटिंग द इक्विटी पार्ट एज पर द लाइक वैल्यूएशंस। तो इक्विटी पार्ट में अच्छा। व्हेन मार्केट इज ओवर वैल्यूड, आइदर या जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यू, स्ट्रेच वैल्यूएशंस लग रहा है, तो फंड मैनेजर डेट पार्ट को इंक्रीज कर देगा। ओके, एंड व्हेन अगेन ही विल फील कंफर्टेबल, उसको इक्विटी वाला जो उसका पोर्टफोलियो था उसमें वैल्यूएशन ठीक लगेगी, तो डेट से उठा के फिर अगेन इक्विटी में ही विल पार।
तो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग दिस बैलेंस एडवांटेज फंड. तो दैट्स वाई वो बैलेंस फंड एक अलग है. बैलेंस एडवांटेज फंड दैट इज द लाइक थोड़ा सा उसको टॉप मतलब चेंजेस किया है. तो उसमें क्या है, दे आर कीप ऑन शफलिंग दैट डेट एंड इक्विटी पार्ट. अच्छा, सो बेसिकली ये वो फंड्स हैं जिसमें जो एसेट एलोकेशन का डिसीजन लेना है वो डिसीजन फंड मैनेजर लेगा बेस्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स. बात अब जो आ जाती है वो आ जाती है जो बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो, जो कि आप बोल रहे हैं कि 60% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी. उसके लिए आप कैसे फंड्स, कौन से फंड्स रिकमेंड करेंगे? जैसे मेरे दिमाग में तो आइडिया रहता है कि अच्छा हाँ जी, सारा का सारा उठा के एक निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाल दिया, शांति हुई, कहानी खत्म. क्या वो रूट अप्रोप्रिएट है या क्या रूट आप सजेस्ट करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए? सो अभी क्या है, इंडिया में एक्टिव और पैसिव दो ही प्रकार के फंड है, सभी जगह जनरली ये. लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी भी पैसिव फंड्स को लेके इतना अवेयरनेस नहीं है, और लोग पैसिव फंड्स में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़े से प्रो है या म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. और उसके बाद में बाकी लोग जो आ जाते हैं, सो दे गो थ्रू एक्टिव फंड्स. और एक्टिव फंड्स में क्या, फंड मैनेजर पैसे को पार करता है एज पर लाइक जो उसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं. लेकिन उसके ऊपर भी हमें किस फंड में डालना है, कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं. वो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, बहुत मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं, बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे टेक्निकल में कि भाई शार्प रेशियो या ट्रेनर रेशियोज. मैं ऐसे मोटे मोटे पैरामीटर्स बताता हूँ जो एक लेमैन भी देख सकता है, हमारी ऑडियंस भी देख सकती है. तो वो पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो. तो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है वो हमारा जो मार्केट का एवरेज है, जो उस फंड कैटेगरी का एवरेज है, उससे कम मतलब नीचे होना चाहिए फंड सिलेक्शन के लिए. दूसरा आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये बोलता हूँ, वो है लिक्विडिटी. मतलब कि लिक्विडिटी इन द सेंस कि एयूएम का साइज कितना है. जो स्कीम है, अभी क्या है, कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है, लेट से 500 सीआर का है या 1000 सीआर का है. तो मैंने खुद देखा है 2009-10 में म्यूचुअल फंड पूरे के पूरे एएमसी को बिकते हुए. तो वो यही एक रीजन था, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम रहती है. उसका फंड का पूरा पूरा जो एयूएम है वही 1000 करोड़ का होगा, और मार्केट इटसेल्फ अगर 20 से 30% का करेक्शन ले ले, उसके ऊपर फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा पुल आउट करते हैं. तो लेट्स से मैं एकदम बिल्कुल स्पेसिफिकली एग्जांपल देके बता रहा हूँ. 1000 करोड़ का एक फंड है. 1000 करोड़ में मार्केट लेट से एक बहुत बड़े रिसेशन में या बड़े करेक्शन में 30% गिर सकती है कभी भी 7-2 साल में. तो 30% अगर उसमें हिट आता है तो 700 करोड़ का फंड बचता है. और इन्वेस्टर्स अपना पैसा एग्जिट करते हैं तो वो भी फिर अपने लॉस पे करेंगे. 10 रुपए की एनएवी उन्होंने ली अगर 1000 करोड़ के हिसाब से, तो अगर वो 700 करोड़ का जब एवीएम था तो 7 रुपए पे वो एग्जिट करेंगे. तो लेकिन उसको जो इन्वेस्टर है उसमें लेट्स से उसको रिक्वायरमेंट है ज्यादा फंड्स की, तो कहीं ना कहीं ज्यादा फंड्स निकालेगा. फंड मैनेजर को क्या है, उसको भी जो लॉस में शेयर्स हैं वो बेचने पड़ेंगे. सो इट मींस ही इज सेलिंग हिज इन्वेस्टमेंट, ही इज सेलिंग हिज पोर्टफोलियो ऑन लॉस. वो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बेच के और नीचे गिरा रहा है. तो जो 700 करोड़ का फंड था वो मैं समझता हूं कि अगर मार्केट ना भी बढ़े, फ्लैट ही रहे, तो कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा डेंट आता है. और ओवरऑल उसका जो जो खर्चे उनके निकलने चाहिए, मैनेजमेंट कॉस्ट एंड ऑल, जो कहीं जो 1000 करोड़ के एयूएम पे निकल रही थी, अगर वही 500 करोड़ हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मंदी के टाइम में इन्वेस्टर भी पैसा नहीं लेके आता है, फ्रेश पैसा मार्केट में नहीं आता है. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम लिक्विडिटी या एयूएम बेस पे सिलेक्शन करते हैं फंड्स का. और इसके अलावा फिर जो मैट्रिक्स आते हैं तो उसमें हम फिर थर्ड पॉइंट पे रखेंगे कि हमारा रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है वो कितना है, जो हमारे इन्वेस्टर का है, वेदर ही कैन पुट हिज मनी फॉर 8 to 10 years. तो हम उसको जो थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रेच रिस्क वाले हैं, बिकॉज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी ज्यादा होगा. अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा होगा, तो हम उसको स्मॉल कैप या फिर भी मिड टू स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनमें भी पार्क करा सकते हैं. फेयर इनफ संदीप. आई थिंक
हम लोग को बहुत आज ज्ञान मिला पोर्टफोलियो वगैरह कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में, सो थैंक्स फॉर दैट। जाने के पहले जो लोग अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स या सजेशंस देना चाहेंगे? टिप्स, सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग में सबसे मेन 3 चीजें: स्टार्ट अर्ली, बी रेगुलर एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये 3 मंत्र अगर याद रहेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी या जो यंगर जनरेशन है उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी, और वो कहीं ना कहीं बाद में जाके नहीं पछताएंगे। तो ये 2 पार्ट। बहुत बढ़िया है। ये रहे संदीप के 3 मंत्र और मेरी 3 रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एंड दिस इज मी रवि हांडा साइनिंग ऑफ। होप आई अर्न द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। थैंक यू।